Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope guys you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके निर्धारक तत्व क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन क्या है, इसी तरह से इसके खिसकाव और स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। और जो डिफरेंट गुड्स है लाइक सामान्य वस्तुएं क्या है, निम्न कोटि वस्तुएं क्या है, गिवन गुड्स क्या है, इसके बारे में करेंगे। तो बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ डिमांड की। देखिए, मांग के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में इच्छा या आवश्यकता या मांग शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो एक ही अर्थ में ही कर लेते हैं, मीन्स इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ माना जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल गिवन है टीवी का, कि अगर मान लो आपकी टीवी लेने की इच्छा है लेकिन आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये केवल इच्छा ही मानी जाएगी, ये आपकी मांग नहीं होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा है हम टीवी को खरीदें, टीवी को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन भी है, लेकिन हम उस धन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो हमारी इच्छा आवश्यकता में बदल जाएगी। अभी भी वो मांग नहीं होगी, वो हमारी आवश्यकता कहलाएगी। अब बात करते हैं कि मांग बनेगी कब। एक इच्छा उस समय मांग बनेगी जब हम क्या करेंगे, हम खरीदने की हमारी इच्छा भी है, हमारे पास पर्याप्त धन भी है और उस धन को खर्च करने के लिए हम तत्पर भी हैं। मीन्स हमें धन खर्च करके वो चीज खरीदनी है, तभी वो जाके हमारी मांग बन पाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में मांग के संबंध का उल्लेख किया जाता है या मांग का उल्लेख किया जाता है। अगर अर्थशास्त्रियों के बारे में हम कहें तो वो मांगी गई मात्रा और मांग में कुछ ना कुछ डिफरेंस रखते हैं, मतलब दोनों में अंतर माना जाता है। मांगी गई मात्रा अलग होती है और मांग अलग होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि किसी वस्तु की मांग यानी कि डिमांड और मांगी गई मात्रा मीन्स डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा डिफरेंट होती है और जो मांग है उसकी वो डिफरेंट होती है। अब कैसे डिफरेंट होती है, देखो, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर, याद रखना यहाँ एक निश्चित कीमत आया, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी भी मात्रा खरीदने का इच्छुक भी है और योग्य भी है, तो उसे हम मांगी गई मात्रा कहेंगे। यानी कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, मीन्स इच्छुक भी है और वो योग्य भी है, तैयार तो है ही, तो उसे हम मांगी गई मात्रा बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पर एक निश्चित कीमत है 1 रुपया, जो आइसक्रीम है वो 1 रुपए की आती है, तो इस 1 रुपए की आइसक्रीम पर कोई भी जो कंज्यूमर है 5 आइसक्रीम की मात्रा खरीदता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये उसकी मांगी गई मात्रा मानी जाएगी। मतलब एक निश्चित कीमत गिवन है, हमें कीमतों में चेंज नहीं आ रहा, विभिन्न कीमतें नहीं है, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता कितनी भी मात्रा खरीदे वो उसकी मांगी गई मात्रा कहलाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि मांग क्या होगी। मांग क्या होती है, किसी पदार्थ या वस्तु की वे मात्राएं होती हैं जो अन्य तत्वों के समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में और विभिन्न कीमतों पर खरीदने के इच्छुक भी होता है और योग्य भी होता है। मीन्स यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो ना, यहाँ वस्तु की एक निश्चित कीमत है लेकिन यहाँ वस्तु की विभिन्न कीमतें हैं एक निश्चित अवधि में, तो विभिन्न कीमतों के लिए क्या आएगा, यहाँ पर एक शेड्यूल सा बन जाता है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये मांग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ बॉक्स भी गिवन है, इसको भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर भी मांग और मांगी गई मात्रा में बताया गया है। तो मांग क्या है, मांग शब्द से अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली उस संपूर्ण मांग अनुसूची से है जो
उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एक निश्चित कीमत नहीं है, विभिन्न संभव कीमतें, यानी कि कीमतों में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसकी खरीदने वाली जो चीजें, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो भी अप एंड डाउन उसमें चलेगा अकॉर्डिंग टू जो कीमतों में चेंज आया है। अब मांगी गई मात्रा का मतलब है उस विशेष मात्रा से जो वो एक निश्चित कीमत पर या एक कीमत विशेष पर खरीदता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब हम मांगी गई मात्रा के बारे में बात करेंगे तो एक निश्चित कीमत पर आएगा, और जब हम मांग के बारे में बात करेंगे तो विभिन्न कीमतों पर आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर मान लो कोई उपभोक्ता है, किसी वस्तु की कीमत या आइसक्रीम की कीमत 1 है, तो वो 1 आइसक्रीम की मांग कर लेता है। अब कीमत 2 हो जाती है तो वो 4 आइसक्रीम की मांग कर लेगा, 3 हो जाती है तो वो 2 आइसक्रीम की, यानी कि यहाँ पर विभिन्न कीमतों पर वो विभिन्न क्वांटिटी की मांग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी मांग शेड्यूल या मांग के बारे में बताया गया। तो यहाँ डेफिनेशन भी गिवन है कि मांग की परिभाषा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन को खर्च करने के लिए तत्परता के रूप में दी जाती है। मीन्स कोई भी जो इच्छा है ना, वो मांग का रूप कब धारण करेगी, जब उपभोक्ता को किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा हो, उस उपभोक्ता के पास पर्याप्त धन हो और उस धन को वो उस वस्तु पर खर्च करने की इच्छा भी रखता हो। विलिंगनेस टू पे भी होना जरूरी है। अगर विलिंगनेस टू पे नहीं है तो वो इच्छा ओनली आवश्यकता ही मानी जाएगी, वो मांग नहीं बनेगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है फर्गूसन ने कि जो मांग है किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिसे एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर, या अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है, कुछ हमारे पास मान्यताएं हैं जैसे प्रेफरेंस चेंज ना हो, कीमतें चेंज ना हो, संबंधित वस्तुओं की कीमतें चेंजेस ना हो, ये सारी आ जाते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कवर करेंगे। तो प्रत्येक संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य होता है, वही हमारी मांग कहलाती है। अब बात करेंगे मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची यानी कि डिमांड शेड्यूल सामने आपको दिखाई दे ही रहा होगा। जो हमारा शेड्यूल होता है वो किस तरह से होता है, एक साइड हमने डिमांड की, जो हमारी गुड्स है या जो भी हम चीज खरीदना चाहते हैं उसकी प्राइस रख देंगे, दूसरी साइड उसकी क्वांटिटी रख देंगे। तो एक तरीके से एक शेड्यूल बन जाएगा, अनुसूची बन जाएगी। तो सबसे पहले जो मांग अनुसूची होती है वो क्या होती है, वो एक तालिका होती है। ये तालिका हमें क्या बताती है, ये तालिका हमें बताती है जिसके अंदर किसी वस्तु की कीमत और उसकी खरीदी जाने वाली मात्राओं के संबंध को दिखाया गया होता है। उसी को ही हम मांग अनुसूची कहते हैं। मांग अनुसूची मीन्स डिफरेंट प्राइजेस पर जो डिफरेंट क्वांटिटी खरीदी जाती है उसके रिलेशनशिप को एक तालिका में दिखा देते हैं। अब यहाँ पर मांग अनुसूची जो है वो 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स की है। जैसे पहला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और दूसरा है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग अनुसूची। नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिगत मीन्स किसी एक व्यक्ति की ही होगी, और बाजार मांग अनुसूची का मतलब बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, जब सबको हम सबकी मांग को ऐड कर देंगे तो वो हमारी बाजार मांग अनुसूची हो जाएगी। 1 बाय 1 इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची वो तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं के संबंध को प्रकट करता है। सिंपल सी बात है, कोई भी उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर जितनी भी वस्तुओं की मांग करेगा उसी तालिका को हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात आ गई, एक उपभोक्ता की बात आ गई, तो इसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक समय में जो सेब हैं उनकी डिफरेंट, यहाँ आइसक्रीम की कीमत दे रखी है। तो यहाँ अगर हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची की बात करें तो अगर आइसक्रीम की कीमत 1 है तो कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति ए है, तो वो इसकी 4 क्वांटिटी खरीदेगा। आइसक्रीम की कीमत बढ़ जाती है
अब आइसक्रीम की कीमत बढ़ जाएगी तो वो पहले से कम खरीदेगा, क्योंकि अब चीज महंगी हो गई है, तो 4 से वो कम कर देगा, 3 पे आ जाएगा। आइसक्रीम की कीमत और बढ़ गई है, 2 से 3 हो गई है, तो क्वांटिटी भी वो कम कर देगा क्योंकि ये चीज और महंगी हो गई है। अब आइसक्रीम कीमत बढ़कर 4 हो गई, तो ये क्वांटिटी कम कर देगा, 1 कर देगा। अब इससे क्या रिलेशन समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है ना, उसकी क्वांटिटी हम पहले से कम खरीदेंगे। मीन्स एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, वैसे वैसे हमारी जो मात्रा है वो हम कम खरीद रहे हैं। तो वो था हमारा व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब हम बात करेंगे बाजार मांग अनुसूची की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बाजार है ना, बाजार में क्या है, चीजें भी बहुत हैं, उसको खरीदने वाले भी बहुत हैं, तो वहां पर बहुत सारे खरीदार होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, और उनकी जो चीजें उन्होंने खरीदी होती हैं वो भी बहुत सारी होती हैं, उनकी प्राइजेस भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक वस्तु के बारे में उसके जितने भी क्रेता हैं उनकी कुल मांग को अगर हम जोड़ दें, तो उसको जोड़ने से, उसको ऐड करने से जो हमारी मांग आएगी वो बाजार मांग आ जाएगी। तो बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता, ध्यान रहे सभी उपभोक्ता, किसी निश्चित समय पर और संभव कीमतों पर खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो मार्केट है ना, उसमें आइसक्रीम की कीमत अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मान लो 2 हमारे पास उपभोक्ता हैं, ए और बी। तो जो ए है वो कीमत 1 है अगर आइसक्रीम की, तो वो 4 वस्तु खरीदता है, और जो बी है वो 5 खरीद लेता है। कीमत बढ़ गई, अब ए कम डिमांड करता है, 4 से 3 करता है, ये 5 से 4 करता है। कीमत आइसक्रीम की और बढ़ जाती है, 2 से 3 हो जाती है, तो वो मांग अपनी और कम कर देता है, ए की मांग भी कम हो जाती है, बी की भी कम हो जाती है। प्राइजेस बढ़ के 4 हो गई हैं, तो मांग ए की 1 रह गई है और बी की मांग 2 रह गई है। तो खाली हम ए को कंसीडर करें तो ये ए की व्यक्तिगत मांग होगी और ये बी की व्यक्तिगत मांग होगी। क्योंकि हम बाजार मांग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाजार में जब 2 ही उपभोक्ता हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये हमने अजम्पशन मानी है, क्योंकि हम जब बाजार को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे 1 से ज्यादा उपभोक्ता होने चाहिए। तो स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हमने ये माना है कि बाजार में 2 ही उपभोक्ता हैं। तो जो 2 उपभोक्ता हैं, दोनों ने जो चीजों की डिमांड करी, जैसे 4 और 5 करी, इसको ऐड कर देंगे, तो 2 ही उपभोक्ता हैं, तो बाजार की मांग 9 हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो ये हमारी बाजार मांग आ जाएगी। यानी कि जितने भी उपभोक्ता है ना, उनकी इंडिविजुअल मांग को हम, डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा बाजार मांग आ जाएगा। अब देखिए, बाजार मांग की डेफिनेशन भी बता रखी है। बाजार मांग अनुसूची किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जिन्हें बाजार में सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो विभिन्न उपभोक्ता हैं, ए और बी, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये निश्चित कीमतों पर जो भी ये खरीदने के लिए तैयार है, इनकी बाजार मांग कहलाएगी। अब बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में। अब डिमांड कर्व क्या होता है? जो हमने डिमांड शेड्यूल किया ना, मतलब जो हमने मांग तालिका की, उसी मांग तालिका को जब हम रेखा चित्र में प्रस्तुत करते हैं, उनको ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमारा वो वक्र बन जाता है। तो मांग अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को ही मांग वक्र कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मांग वक्र किसी दिए हुए समय पर मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर और मांगी गई मात्राओं के बीच में संबंध को बताता है। यानी कि डिफरेंट प्राइजेस पर क्या क्या चीजें खरीदी गई हैं, उनके रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है लेफ्ट बीच ने कि मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेगा। तो ये हमारी जो तालिका है, जो मांग अनुसूची हमने पढ़ा था ना, 2 तरह की होती है, उसी तरह से मांग वक्र भी हमारे 2 तरह के होते हैं।
तो जब हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची का वक्र बनाएंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। और जब हम मांग वक्र अनुसूची का वक्र ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे, उसका चित्रीय प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो उससे हमारा बाजार मांग वक्र निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी कि जब हम किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा उसकी खरीदी गई विभिन्न मात्राओं को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो OX के ऊपर हमने क्वांटिटी ले रखी है, यानी कि जो आइसक्रीम है उसकी क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और OY के ऊपर हमने प्राइस लिया है, यानी कि प्राइस हमारा 1 है तो हम 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। प्राइस हमारा बढ़ गया है तो हमने 3 क्वांटिटी खरीदी। प्राइस 3 हो गया तो हम 2 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, और प्राइस 4 है तो हम 1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो हमारा डिमांड कर्व है, डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारा ये डिमांड कर्व आता है DD, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। यही हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की मांग के बारे में दिखा रहा है। और हमें क्या याद रखना है कि ये जो डिमांड कर्व है ना, ये नेगेटिव स्लोप होता है। अब नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहा है कि अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है तो हम उसे कम खरीदेंगे, अगर किसी चीज की प्राइस कम हो रही है तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। इसी को ही हम नेगेटिव स्लोप बोल देते हैं। अब बात करेंगे बाजार मांग वक्र की। अब बाजार मांग वक्र, जैसे हमारी बाजार मांग तालिका थी, उनको अगर हम टोटल कर देते हैं तो हमारा वो बाजार मांग वक्र आ जाता है। तो बाजार मांग वक्र वो वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को दिखाता है। अब देखो ये A की डिमांड है, ये B की डिमांड है, ये अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम इनको टोटल करके मार्केट डिमांड बनाते हैं तो क्या रहेगा, प्राइसेस हमारा एज इट इज रहेगा 1 2 3 4, लेकिन जो डिमांड है ना, A की कितनी थी 4 पे 1 थी, और B की कितनी थी 2 थी, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 प्राइस, जब 3 प्राइस थी तो A की डिमांड 2 होती थी और B की 3, तो 2 और 3 को ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी प्राइस कम होके 1 हो जाती थी तो A तो 4 डिमांड करता है और B 5 करता है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 4 + 5 9 आ जाएगा। मीन्स ये हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। डिफरेंट की बात करें, ये A का डिमांड शेड्यूल कर्व, ये B का डिमांड कर्व, और ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा डिमांड कर्व है उसको हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इन दोनों का स्लोप नेगेटिव स्लोप ही होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड हम कम करते हैं, और प्राइस घटती है तो डिमांड हम ज्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।